हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स मशीन, जो कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने जो डिस्कस किया था वो हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में। उस हाइड्रोलिक टरबाइंस में हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपका जनरल लेआउट है, हेड है, एफिशिएंसीज हैं या क्लासिफिकेशंस है टरबाइन के, वो किस प्रकार से परिभाषित होते हैं या किए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो पेल्टन टरबाइन है, या उसको हम पेल्टन व्हील भी बोलते हैं। पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील की संरचना तथा उसकी कार्यविधि के बारे में, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन टरबाइन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो पेल्टन टरबाइन है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है तथा उसकी कार्यविधि, मतलब वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं आपका पेल्टन टरबाइन की संरचना तथा कार्यविधि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेल्टन टरबाइन, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तो हमने 3 प्रकार के टरबाइन पढ़े थे, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन। तीनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर था। तो सबसे पहले हम पेल्टन टरबाइन को देखें तो पेल्टन टरबाइन एक आवेग टरबाइन होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। पेल्टन टरबाइन एक आवेग टरबाइन होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है, मतलब इसके इनलेट पर और आउटलेट पर, मतलब एंट्री पर और एग्जिट पर जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है और जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और सारी की सारी जो हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब द्रवीय ऊर्जा है वो काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए इसको आवेग टरबाइन कहा जाता है। दूसरा जो पेल्टन टरबाइन होता है वो एक स्पर्श रेखीय प्रवाह टरबाइन होता है, मतलब टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। स्पर्श रेखीय का मतलब होता है कि जो भी प्रवाह की दिशा होती है या जेट या प्रधार की जो दिशा होती है वो रनर के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तो इसलिए इसको स्पर्श रेखीय प्रवाह टरबाइन कहा जाता है। तीसरा जो पेल्टन टरबाइन है वो एक उच्च शीर्ष टरबाइन होता है, मतलब हाई हेड टरबाइन होता है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन। यदि जो हेड अवेलेबल है, मतलब टरबाइन के इनलेट पर जो हेड है, यदि वो 250 मीटर से अधिक होता है तो उस प्रकार के टरबाइन को हम उच्च शीर्ष टरबाइन कहते हैं। तो पेल्टन टरबाइन उच्च शीर्ष टरबाइन मतलब उच्च हाई हेड टरबाइंस होते हैं। और एक और इसकी स्पेसिफिकेशन थी कि जो भी स्पेसिफिक स्पीड है, स्पेसिफिक स्पीड जो है पेल्टन टरबाइन की वो कम होती है, तो इसलिए इसको निम्न विशिष्ट चाल, विशिष्ट चाल का मतलब है स्पेसिफिक स्पीड। तो ये जो चारों हैं वो एक पेल्टन टरबाइन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हुई पेल्टन टरबाइन किस प्रकार का टरबाइन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेल्टन टरबाइन की संरचना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ पेल्टन व्हील। नेक्स्ट हम बात करें कंस्ट्रक्शन, मतलब जो पेल्टन टरबाइन है वो किस किस अवयवों से मिलकर बना हुआ होता है उसके बारे में। तो अगर हम जनरली एक पेल्टन टरबाइन की बात करें तो ये 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहला यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला जो इसका अवयव होता है वो होता है नोजल तथा प्रवाह नियंत्रित युक्ति। दूसरा होता है धावक तथा बकेट, मतलब रनर विद बकेट। तीसरा होता है आवरण मतलब केसिंग, और चौथा होता है द्रवीय ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, और इसे हम ब्रेकिंग जेट भी कहते हैं। तो ये जो पेल्टन टरबाइन है ये 4 अवयवों से मिलकर बना हुआ है। अब ये देखते हैं कि जो प्रत्येक अवयव है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इन चारों को समझने के लिए हम जो इसका डायग्राम है पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम एक एक करके इसको परिभाषित करेंगे। तो अगर हम डायग्राम के ऊपर जाएं तो ये एक जनरलाइज्ड लेआउट होता है, आपका डायग्राम है, ये एक पेल्टन टरबाइन को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पेल्टन टरबाइन का जो पहला अवयव होता है वो आपका होता है नोजल। ये आपको सामने से दिखता है, नोजल है ये नोजल, और विद फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस। फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस का मतलब है कि जो प्रवाह को नियंत्रित करने वाली जो युक्ति होती है वो है जिसे हम बोलते हैं स्पीयर। तो ये स्पीयर और नोजल, ये पहला अवयव था, नोजल विद स्पीयर। तो नोजल और स्पीयर का पहले हम कार्य देखते हैं। नोजल का कार्य क्या होता है, नोजल जो भी आपका जलाशय है या जो भी आपका पेन स्टॉक से जो जल प्रभावित होता है उस जल की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है, और जो आपका जो स्पीयर होता है वो इसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। स्पीड के अनुसार मुझे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए
मात्रा क्वांटिटी वो एक स्पीयर रेगुलेट करता है। स्पीयर को अगर हम आगे की दिशा में ले जाते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसको कम कर देता है नोज़ल के, तो जिससे आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा, अगर इसको हम पीछे ले जाएं तो इसका एरिया बढ़ जाता है और जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको बाई हैंड से मैनुअली या ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली ये जो स्पीयर होता है वो गवर्निंग अधिनियंत्रक से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तो पहला बात हुई कि जो नोज़ल है और फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस है। तो नोज़ल का कार्य क्या होता है कि नोज़ल जो भी आपका डैम है, सपोज इस तरफ, यहाँ से आपका ये पेन स्टोक है, यहाँ से पानी को पेन स्टोक से आया और पेन स्टोक से नोज़ल के पास लेकर आया। क्योंकि पेल्टन टरबाइन आपका आवेग टरबाइन होता है, तो सारी की सारी जो हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ पे होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इसकी गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा की होने की वजह से यहाँ से एक बहुत तेज़ी के साथ एक जेट निकलता है जो इस ब्लेड पर स्ट्राइक करता है, इम्पैक्ट करता है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ तक देखें तो ये तो कार्य हुआ नोज़ल का। दूसरा इसका भाग होता है आपका रनर, जिसके ऊपर आपकी बकेट माउंट होती हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है एक सर्कुलर डिस्क होती है। इस सर्कुलर डिस्क पर ये कई सारी जो आपको ब्लेड्स दिखती हैं इन्हें बोलते हैं बकेट। इसको बकेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक अर्ध हेमिस्फेरिकल होता है और इसके चारों पेरिफेरी में एक निश्चित दूरी पर ये लगाए जाते हैं। तो पहला पार्ट नोज़ल और स्पीयर था, दूसरा पार्ट आपका रनर और ये बकेट होते हैं, और इसकी शेप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ये जेट आपका इस बकेट पे टकराता है तो यहाँ टकराते ही संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन की वजह से ही इस पर एक टेंजेंशियल मतलब स्पर्शरेखीय दिशा में बल लगता है, जिस बल की वजह से ये बकेट घूमती हैं। और बकेट आपकी क्योंकि रनर के साथ माउंट होती हैं तो रनर भी पूरी तरह से घूमता है। तो इस टेंजेंशियल बल से ही हम पावर को ज्ञात करते हैं। तो ये तो कार्य हुआ आपका रनर और बकेट का। तीसरा पार्ट होता है आपका आवरण मतलब केसिंग। ये जो आपको ये अवयव दिखता है ये आपकी होती है केसिंग। हालांकि केसिंग का कोई इस पेल्टन टरबाइन में कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता। इस केसिंग का कार्य केवल यह होता है कि ये जो पानी छिटकता है बाहर उसको रोकने से बचाता है, बाहर नहीं जाने देता, और तथा जो पानी है उसका डिस्चार्ज जो आपका टेल रेस होता है मतलब विसर्जन कुल्य होता है उसी में ही करता है। तो ये केवल केसिंग आवरण का कार्य केवल इतना ही है कि पानी को बाहर जाने से रोकता है। और चौथा हमने देखा था कि जो द्रवीय ब्रेक, ये आपको सामने से दिखता है, ये आपका होता है द्रवीय ब्रेक। इस द्रवीय ब्रेक का कार्य क्या होता है, जब पूरी तरह से नोज़ल बंद हो जाती है मतलब कोई भी अब सप्लाई नहीं है उसके बावजूद ये काफ़ी देर तक आपका जो धावक है जो रनर है वो घूमता रहता है, जिससे कई प्रकार के लॉसेज फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं। तो इसको शीघ्र से शीघ्र रोकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत हैवी होता है और इसकी जड़त्व के कारण इनर्शिया के कारण बहुत देर तक घूमता रहता है। तो इसको शीघ्र ही रोकना ज़रूरी हो जाता है जिससे हम लॉस से बच सकें। तो इसके लिए एक ब्रेकिंग जेट, इसका नाम ही है ब्रेकिंग, मतलब ये इसकी गति को ब्रेक कर देता है। एक नोज़ल लगाई जाती है जो कि फ्लो जो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट। सपोज ये रोटेशन इस तरफ से होता है तो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में आपका एक नोज़ल से जेट निकलता है और वो जेट इस धावक के बैक साइड पर अटैक करता है मतलब स्ट्राइक करता है, जिससे ये धावक आपका रुक जाता है। तो ये तो जनरली 4 प्रकार के पार्ट हुए, नोज़ल और स्पीयर, धावक और बकेट, तीसरा आपका आवरण और चौथा आपका द्रवीय ब्रेक। ये हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बात कर रहे थे नोज़ल तथा प्रवाह नियंत्रित युक्ति। तो ये आपका पेन स्टॉक है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया। ये आपकी नोज़ल होती है, ये स्पीयर होता है। स्पीयर को आगे पीछे करते ही हम इसकी क्वांटिटी को रेगुलेट कर सकते हैं, और इस नोज़ल से ये बहुत तेज़ गति के साथ एक जेट निकलता है। तो ये तो कार्य हो गया नोज़ल तथा स्पीयर। इसको स्पीयर कहा जाता है जो फ्लो रेगुलेट करता है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि नोज़ल को पातनाल से सबसे अंत में लगाया जाता है। नोज़ल का कार्य पानी की दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। नोज़ल से पानी की अधिक वेग के साथ एक प्रधार जेट निकलती है। नोज़ल के साथ एक प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति होती है जिसे स्पीयर कहा जाता है, जो कि वृत्ताकार परिच्छेद का होता है। स्पीयर को जब नोज़ल में आगे की दिशा में धकेला जाता है तो पानी की मात्रा जो कि नोज़ल से निकलती है तो कम हो जाती है। इसके विपरीत स्पीयर को यदि पीछे की दिशा में लाया जाए तो मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये बेसिकली कार्य है आपका जो स्पीयर है उसका और नोज़ल का। तो ये आपका पहला पार्ट था।
दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, दूसरा पार्ट आपका था रनर मतलब धावक और बकेट। धावक रनर एक वृत्ताकार चक्री सर्कुलर डिस्क की तरह होता है जिसकी परिधि पर निश्चित दूरी पर कई सारी बकेट को आरोपित किया जाता है। बकेट की रनर के साथ कास्टिंग मतलब ढलाई द्वारा अथवा नट बोल्ट द्वारा भी इसको फिक्स मतलब कसा जाता है। फिर बात की जाती है बकेट की, कि जो बकेट है जनरली जो पेल्टन व्हील में जो बकेट है, या इसको वेन्स भी बोलते हैं, बकेट भी बोलते हैं। बकेट का आकार साधारणतः आपका द्विअर्ध गोलाकार कप जैसा होता है, मतलब डबल हेमिस्फेरिकल कप जैसा होता है। प्रत्येक बकेट दो सममित भागों में स्प्लिटर मतलब दो बकेट हैं, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों सममित होते हैं मतलब सिमेट्रिकल होते हैं, और उसके बीच में एक स्प्लिटर होता है। और इस स्प्लिटर का कार्य क्या होता है, ये पानी की प्रधार को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, जिससे अक्षीय प्रणोद मतलब एक्सियल थ्रस्ट, क्योंकि मुझे एक्सियल थ्रस्ट को रोकना होता है, क्योंकि जब एक्सियल थ्रस्ट अगर लगेगा किसी भी बकेट के ऊपर तो वो जिस रनर से माउंट होगी उस पर एक आपका शॉक लग सकता है। तो नो शॉक कंडीशन के लिए जो अक्षीय थ्रस्ट एक्सियल थ्रस्ट है वो नहीं होना चाहिए। हम केवल टेंजेंशियल थ्रस्ट के द्वारा ही संवेग में परिवर्तन करते हुए बल आरोपित करते हैं। तो पानी की प्रधार जो है जेट बकेट को छोड़ते समय पश्चिम दिशा में 160 डिग्री 170 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाती है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। फिर बात की जाती है कि जो धावक है उसका मटेरियल, जो रनर है उसको ढलवा लोहा कास्ट आयरन द्वारा बनाया जाता है, तथा बकेट जो होती है वो जो आपका शीर्ष है अवेलेबल उसके आधार पर बनाया जाता है। तो कम शीर्ष के लिए हम कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं ढलवा लोहा, और अधिक शीर्ष के लिए हम ब्रॉन्ज मतलब कांसा या जंग रोधी इस्पात जिसको आप स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसको काम में लिया जाता है। तो ये तो बात थी मटेरियल की। अभी हम बात कर रहे थे ये अर्ध गोलाकार है, ये हेमीस्फेयर के लिए ये शेप आपको दिखती है, ये आपकी एक बकेट की शेप होती है। तो जैसे ही ये प्रधार की दिशा इधर स्प्लिटर, ये आपका स्प्लिटर होता है, स्प्लिटर का कार्य क्या होता है, यहाँ से टेंजेंशियली निकल जाएगा, यहाँ से भी ये टेंजेंशियल निकल जाएगा, तो थ्रस्ट बिल्कुल कम लगेगा। तो प्रवाह की दिशा में इसकी डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है, इस बकेट की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि जो प्रवाह की दिशा होती है और जो पानी छोड़ते समय जो प्रवाह की दिशा होती है, इनमें जो ये एंगल होता है वो 160 से 170 डिग्री हुआ लिया जाता है। तो जनरली ये एंगल इसलिए लिया जाता है, तो इस एंगल पर जो आपकी एफिशिएंसी होती है एक पेल्टन टरबाइन की वो मैक्सिमम होती है। तो अगर ये 160 से 170 डिग्री है तो ये एंगल आपका लगभग होता है 15 डिग्री के बराबर, क्योंकि टोटली 180 डिग्री होगा तो ये एंगल आपका 15 डिग्री के बराबर। ये दूसरे व्यू में हम देख सकते हैं, ये आपका स्प्लिटर होता है, ये जेट की डायरेक्शन है, तो ये दो भागों में बांट देता है, एक भाग यहाँ चला जाता है और एक भाग यहाँ चला जाता है, और ये ग्लाइड करता हुआ यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलता है। तो ये मेन बात हुई आपकी जो बकेट है वो किस शेप में होती है पेल्टन टरबाइन की, स्प्लिटर का क्या कार्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आवरण की, केसिंग की, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो केसिंग है पेल्टन टरबाइन की, पेल्टन टरबाइन में जो आवरण का कार्य पानी को छिटकने मतलब स्प्लैशिंग से बचाने का होता है। इसका कोई द्रव्यीय कार्य हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता, इसका कार्य पानी को विसर्जन को या टेल रेस में विसर्जित करने में भी होता है। यह आवरण साधारणतः ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन या गढ़ी हुई जो स्टील की प्लेटें होती हैं जिसको आप बोलते हो फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट द्वारा बनाया जाता है, जो कि प्रधार जेट की प्रतिक्रिया रिएक्शन को सहन कर सके। क्योंकि जो कि अगर जेट बकेट से टकराएगा तो कुछ हिस्सा इसका जो बाहर निकलेगा वो जो है आवरण पर टकराता है, और जिससे हम उसकी प्रतिक्रिया को सहन कर सके इस प्रकार के मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था, पूरा डायग्राम में आपका जो पेल्टन टरबाइन है वो किस तरह से होता है। लास्ट हमने बात की थी कि जो आपका द्रवीय ब्रेक है, लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो द्रवीय ब्रेक है, तो जब नोज़ल को स्पीयर द्वारा पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो पानी की मात्रा पूरी तरह शून्य हो जाती है, परंतु धावक रनर जड़त्व के कारण बहुत देर तक घूमता रहता है जिससे घर्षण इत्यादि की वजह से हानि होती है। इसलिए धावक को शीघ्र रोकना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए एक छोटी नोज़ल इस तरह लगाई जाती है कि वह बकेट के पीछे पानी गिराए, जिससे विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे धावक जल्दी रुक जाता है। तो अभी डिस्कस किया था कि द्रवीय ब्रेक को हम क्यों लगाते हैं, ताकि इसके इनर्शिया को कम किया जा सके, जिससे आपका जो सिस्टम है वो रुक जाए, जो रनर है वो रुक जाए।
ये तो थे जितने भी कंपोनेंट थे। और लास्ट में बात की जाती है जो पेल्टन टरबाइन है उसकी कार्यविधि, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन टरबाइन कैसे करता है। तो हमने जब जनरल लेआउट देखा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसकी कार्यविधि देखें तो जलाशय या संग्रहित जल, या तो जो डैम के एक तरफ पानी स्टोरेज होता है उसको हम पेन स्टॉक के द्वारा टरबाइन तक पहुँचाते हैं। पातनाल से पानी नोजल के माध्यम से बहुत अधिक वेग से बकेट के केंद्र पर टकराता है। इस अधिक वेग वाली पानी की धार को ही प्रधार जेट कहा जाता है। नोजल का कार्य गतिज ऊर्जा को बढ़ाना होता है। बकेट पर प्रधार दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग अंदर बहता हुआ एक सिरे से बाहर आता है तथा दूसरा सिरे से बाहर आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो अक्षीय प्रणोद एक्सियल थ्रस्ट ना उत्पन्न होने पाए, इसके लिए बकेट पर स्प्लिटर लगाया जाता है। प्रधार के बकेट पर टकराने से संवेग तथा विक्षेपण के कारण संवेग में परिवर्तन होता है तथा जिसके कारण एक स्पर्श रेखीय बल टेंजेंशियल फोर्स रनर पर लगता है, जिसे न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो उस दिशा में लगाए गए बल के बराबर होती है, और इस बल की वजह से जो रनर है वो अत्यधिक गति के साथ घूमता है और धावक की शाफ्ट जो होती है उसको जनित्र से जोड़ दिया जाता है तथा बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये आपकी हुई जो क्रिया विधि या कार्य विधि है जो पेल्टन टरबाइन की, वो किस प्रकार से बताई जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो आपका पेल्टन टरबाइन है उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब संरचना के बारे में, और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है मतलब उसकी जो कार्य विधि है उसके बारे में।